लेट्स बाइट बयानबाजी। लद्दाख में हुई हिंसा को उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने सुनियोजित साजिश बताया है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने वांगचुक के भड़काऊ भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि उनके उकसावे से भीड़ बेकाबू हो गई। बीजेपी ऑफिस और सरकारी भवनों पर हमला इसी का नतीजा है। इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं। एक साजिश की जब बू आती है तो साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें अब धीरे धीरे बहुत सी चीजें सामने आएंगी जो इसको करवा रही हैं। ये एक सुनियोजित एक साजिश थी और अभी तो जांच होने के बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी, कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग इसको सभी के सामने भड़काने का प्रयास कर रहे थे। केंद्र सरकार में जो बात रुकी थी वो 6 तारीख की जो आपस में बातचीत करने का समय तय था, लेकिन उसके बावजूद यही दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। और पहले से थ्रेट देना ये तो सभी के ध्यान में है और इसको नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ तुलना करना तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनका अपना कोई महत्वाकांक्षा है, वायलेंस में इन्वॉल्व थे। देखिए ये तो मीडिया में, सोशल मीडिया में शरेआम उन्होंने इन बातों से कोई जो कहा है इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, मैं उपलब्ध उसके लिए करा सकता हूँ। तो बार बार हर चीज़ को भड़काने का जो काम है उन्होंने किया है और लद्दाख में जो आग लगाने का काम किया है उसी के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं अपने कुछ पर्सनल मुफाद के कारण से। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, इनका एक रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है कि ये क्या क्या करते रहे, कहाँ कहाँ जाते रहे, किन किन के साथ इनकी चर्चा होती रही, वो हमारे पास उपलब्ध है। तो सभी की जांच तो की ही। उधर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जाहिर की। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों से कुछ वादे किए गए थे जो पूरे नहीं किए गए। गिरफ्तार किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहाँ पे हुकूमत बनाई, लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीद को लेकर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों की आलोचना की। जयशंकर ने कहा कि ये दोहरे मापदंड साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और अन्य आवश्यकताओं की उपलब्धता को अनिश्चित बनाना किसी के भी हित में नहीं है। Access and cost themselves became pressure points on nations. Double standards are clearly in evidence. Excellencies, peace can certainly enable development, but by threatening development, we cannot facilitate peace. Making energy and other essentials more uncertain in an economically fragile situation helps no one. Therefore, the way out is to move the needle towards dialogue and diplomacy
not in the opposite direction towards further complications. संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की फिर से वकालत की। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप के कूटनीतिक हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक संभावित विनाशकारी युद्ध टल गया। For peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners. उत्तराखंड में पेपर लीक विवाद के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के हितों को सर्वोपरि बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदा युवा हितों को सर्वोपरि रखते हुए 4 सालों में 25,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं। धामी ने युवाओं से अपील की कि वे स्वार्थी तत्वों के चंगुल में न फंसें और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। नशा माफिया पर शिकंजा कसने के साथ अब समाज को भी इस मुहिम का हिस्सा बनाया जा रहा है। एंटी चिट्ठा वॉलंटियर योजना के तहत 1000 जागरूक लोगों को तैनात किया जा रहा है, जो पुलिस, लोकल कम्युनिटी और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच मजबूत पुल का काम करेंगे। नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज की नींव को खोखला करती है। सुक्खू ने लिखा कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और प्रगतिशील हिमाचल के निर्माण के लिए नशे का नाश जरूरी है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आंध्र प्रदेश में एक नई राजनीतिक और धार्मिक पहल हुई है, जहां बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की योजना का स्वागत किया। नायडू की सरकार ने दलित बस्तियों में 5,000 से ज्यादा बालाजी मंदिरों के निर्माण की घोषणा की है। बीजेपी की एक प्रवक्ता ने कहा कि ये कदम अवैध धर्मांतरण को रोकने में मदद करेगा। In the last 5 years, like especially during the YSRCP ruling, Jagan Mohan Reddy, when he was a chief minister, there was a lot of conversions and illegal churches were built. Thousands of illegal churches were also built in Andhra Pradesh. So that led to, indirectly that led to conversion of Hindus at large into Christianity. But it's a welcoming move that the present chief minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu ji, has yesterday said in Tirupati that TTD Tirumal Tirupati Devasthanam will be building 5,000 Venkateshwar Swami temples, especially in Dalit colonies like SC/ST colonies, because lot of conversions are happening in the SC/ST communities at large. So, and also to make sure that our Hindu deity like the Kali Yuga Pratyaksha Daivam, we call it as Kali Yuga Pratyaksha Daivam, Lord Balaji, Balaji temples in SC/ST colonies will definitely make sure that the Hindus will be united again, and they will be getting more chance to pray to the Lord Balaji. So Bharatiya Janata Party welcomes this move. Earlier
उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है। इस पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को लव के खिलाफ बताया और कहा कि यह मुसलमानों की आस्था पर हमला है। अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं। आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य सरकार की नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के कारण निवेशक यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर आ गया है। आपने भी 4 दिन पहले देखा होगा, देश भर के टीवी चैनल इस बात को दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है और रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। यानी उत्तर प्रदेश को आज किसी के सामने भीख मांगने की नौबत नहीं आती, क्योंकि हमने आय के स्रोत बढ़ाए, हमने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया, यहां पे रोजगार के सृजन किए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, बिना भेदभाव के नौजवानों को नौकरी दी, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का परिणाम था कि निवेश आया। और बहन हो, बेटी हो, व्यापारी हो, समाज का हर तबका अपने को जहां सुरक्षित महसूस कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। ग्राम पंचायत की, क्षेत्र पंचायत की, जिला, आपके जिला मुख्यालय की, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, और प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 पर, सबसे अधिक मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश चला रही है। देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से वह उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार समारोह में माइनिंग के आर्थिक महत्व के साथ साथ इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए इको फ्रेंडली तकनीकों का विकास करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि खदानों को बंद करते समय भी पूरे प्रोसेस का पालन किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों और वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान न हो। उन्होंने माइनिंग क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी बरतने की अपील की। हमारे देश 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इन सागरों की गहराई में अनेक बहुमूल्य खनिज तत्वों का भंडार है। देश के विकास में उन संसाधनों का समुचित उपयोग करने में जियो साइंटिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी जिससे समुद्रों की जैव विविधता को कम से कम क्षति पहुंचाते हुए समुद्र तल के नीचे स्थित संसाधनों का देश हित में उपयोग किया जा सकता है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।